मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रुखसाना हसन जी। मैम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, टीचर्स ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड स्पेशलाइज्ड काउंसलर है फॉर अ ड्रग एब्यूजर एंड एल्कोहलिक और रिहैब सेंटर में काम करने का तकरीबन 28 साल का अनुभव है मैम का। और पीएचडी होल्डर है इन सोशल वर्क एंड ह्यूमैनिटी। सो आई एम ऑनर्ड मैम टू हैव यू एज अ गेस्ट इन आवर शो एक्चुअली। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में मैम, और आपका टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्योंकि हम लोग वुमेन की लाइफ की जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके बचपन से शुरू करते हैं। ओके मैम, आपका बोर्न एंड बॉटअप कहाँ पर हुआ है और बचपन कैसा बीता है आपका? मेरा बॉर्न एंड बॉटअप बैंगलोर में ही हुआ है, कर्नाटका स्टेट में है। एंड हम लोग एक माइनॉरिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर बहुत ही पायस एंड कल्चरल काइंड ऑफ फैमिलीज हैं, जहाँ पर लेडीज को बाहर नहीं जाना है, अगर जाना भी है तो एक आदमी के साथ जाना है, एंड विथ लॉट ऑफ बुर्का, ये सब पाबंदी रख के जाना है। इंडिपेंडेंट तो हरगिज सोच भी नहीं सकते। तो जैसे मेरी माँ, मेरी मासी, मेरी नानी, दादी, ये इन सबको हम लोग वैसे ही देखा था। तो मेरी फैमिली में हम लोग 6 लोग हैं, 2 लड़के और 4 लड़कियां। मैं आई एम द फिफ्थ चाइल्ड। एंड मुस्लिम फैमिली में सब लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, लाइक वाइट जी। स्किन एंड जी। थिक लॉन्ग हेयर, ऐसे करके। तो पता नहीं, आई डोंट नो, आई वॉज द ब्लैक शिप। आई वॉज द ब्लैक शिप ऑफ माई फैमिली। जैसी काली पीली थी, मतलब हाइट में इतना ज्यादा नहीं थी, मोटी सी थी। एंड मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि नेग्लेक्टेड चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तो एक एडवांटेज ये हुआ कि जब भी कोई घर में आता है, जो आउटसाइडर आता है, तो जो मेरे आगे 7 सिस्टर्स थे, उनको किसी को उन उन लोगों के सामने नहीं जाना था। लाइक चाय लेकर जाना है या पानी लेकर जाना है, तो आई वॉज द ओनली वन चोजन, है ना। चलो ये काली पीले है, ये तो चलता है, जा सकती है, ऐसे करके। आई टुक दैट काइंड ऑफ एडवांटेज। दे आर नॉट अलाउड एंड आई एम अलाउड। Actually, it was in a negative way, but I took it in a positive from those days. And then मेरे दूसरे sisters, वो सब भी, they were sent to a government school. Then I was sent to a convent school. Whereas मेरी जो English उन दिनों में इतनी high English थी कि I had that proud face, I can speak English. ऐसे जो भी मेरे पास चीज थी, उसका मैंने मैक्सिमम एडवांटेज ये किया। एंड कोई भी मुझे अगर बोलता था तो देखने के लिए अच्छी नहीं है ये, आई नेवर थॉट दैट, ऐसे ही करके। वही बोलते हैं ना, फ्रॉम एन अगली डकलिंग टू अ स्पार्कलिंग हार्ट। यही मेरी बिल्कुल मैम। बचपन की मेरी ये थी। जी। ओके, तो ये बड़ा अजीब है वैसे कि एक फैमिली में इस तरीके से दो तरीके से बिहेव किया जाता है अगर बच्चों के साथ, कि गोरे बच्चों के साथ अलग तरीके का बिहेव और डार्क स्किन बच्चों के साथ अलग तरीके का बिहेव। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है मुझे सुनने में, क्योंकि जैसा मैंने देखा है हर फैमिली में पेरेंट्स को तो अपने सारे ही बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन आपने इतना पॉजिटिव इसको चेंज किया है, आपने जो बताया उससे मतलब एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब मुझे मिल रही है कि लाइक चलिए आपके साथ इस तरीके का बिहेव हो रहा था, लेकिन आपने उसको किस तरीके से पॉजिटिवली लिया और अपने लाइफ में उस चीज को वो बोलते हैं ना, हावी नहीं होने दिया, नहीं तो आप नेगेटिव वे में भी जा सकते थे। यस। जी मैम। ओके, आई वांट टू नो अबाउट रुखसाना, नॉट रुखसाना हसन, नॉट डॉक्टर रुखसाना। मैं जानना चाहती हूँ कि पर्टिकुलर रुखसाना कैसी है, किस तरीके के सपने देखती है, किस तरीके के लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, जीवन जीने का तरीका क्या है, आपकी जो पर्सनैलिटी है इंडिविजुअली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। ओके, जस्ट अगर मैं सिर्फ रुखसाना की बात करती हूँ, तो वो एक ऐसे लड़की है जो ऐसे सपने देखती है कि कोई अगर आगे वाला सुनता भी है तो ये तो पागल है, ऐसे थोड़ी हो सकता है।
मतलब जी। अगर मैं बोलूँ कि मुझे साइकिल चलानी है, मुझे साइकिल सीखनी है, मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरे पास साइकिल है या नहीं। जिसकी भी साइकिल खड़ी होती है, तो मैं उसकी साइकिल लेकर जाती हूँ। भले ही मुझे उसके बाद थोड़े डाँट पड़ जाए या कोई मार भी दे, तो दैट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी। बट मैंने साइकिल वो उसकी साइकिल लेकर मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। तो आई वाज़ द फर्स्ट वन टू राइड अ साइकिल। फिर जैसे मुझे अच्छी तरीके से याद है किसी की लूना डबल प्लस उस जमाने की टू व्हीलर लूना डबल प्लस आकर खड़ी थी, देन दैट पर्सन वाज टॉकिंग टू माय मदर, आई जस्ट टुक दैट एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइडिंग। उसके बाद आने ओके। के बाद इतनी मार पड़ी, मुझे वो मार का थोड़ा भी अभी भी मुझे दर्द याद नहीं है, बिकॉज आई एंजॉय दैट राइड जो मैंने चलाई है। एंड इतने सारे लोग देख रहे थे कि अरे यार एक लड़की गाड़ी चला रही है, एक लड़की गाड़ी चला रही है, ऐसे करके। सो दैट आल्सो आई डिड इट एज ए चैलेंज। अगर जो कुछ भी मैं ठान लेती हूँ मुझे ये करना है, आई वुड डू दैट। भले ही उसके लिए जितने भी चैलेंजेस आने दो, जो भी मुझे रोक टोक करने दो, इट वाज नॉट दैट। उन दिनों में मैंने एक चैलेंज लिया था कि दहेज। जी। दहेज क्या होता है वो हमें नहीं मालूम था। मतलब हम लोग को ऐसे ही बड़ा किया गया था। तो दहेज जब मेरी नानी बोलती थी, अरे ये तो काली पीली है, इसको कितना दहेज देंगे, कितना दहेज देकर इसको शादी कराना पड़ेगा, इसको ज्यादा पढ़ाओ मत, पढ़ाई में ज्यादा पैसा मत करो। देन उन दिनों में मुझे दहेज क्या होता है ये नहीं मालूम था। बट मैंने एक चीज ठानी थी, जो भी मुझे शादी करेगा वो बगैर दहेज के करेगा। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड का भी प्रपोजल वाज फॉर माय एल्डर सिस्टर। बट ओके। आई डोंट नो, सडनली उन्होंने आकर बोला नहीं, तुम्हारी सेकंड बेटी को नहीं, तुम्हारी थर्ड बेटी को हम लोग शादी करेंगे। सर है मी एंड लाइक आई वाज जी। वेरी अरोगेंट। लोग बोलते हैं कि आई वाज अरोगेंट, बट इट वाज नॉट अरोगेंट। आई जस्ट वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम पीपल टू टेल बैड। कोई भी मुझे बोलता है इसको बहुत ही मस्त है, ये बहुत प्राउड है, आई डेंट वांटेड ये ऐसे ये करके ना। मेरा कोई स्कूल में कोई मेरा क्लोज फ्रेंड था या आसपास कोई क्लोज फ्रेंड था, या उन जमाने में ना बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड दैट वाज अ बिग डील दोस डेज। ऐसे जी। आई नेवर अलाउड एनी सच थिंग इन माय लाइफ। देन जैसे मेरी बड़ी सिस्टर बोली नहीं वो उसको नहीं पसंद कर रहा है, इसको पसंद कर रहे। तब मेरे माँ बाप सोचे कि बगैर दहेज के ये शादी कर रहा है तो हम लोग मान लेंगे करके। तो फरवरी 11th 1992 को मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई। एंड जून 24th 1990 को मेरी शादी हुई। लाइक आई हैड टू कंडीशन, आफ्टर माय सिस्टर गेट्स मैरिड आई विल गेट मैरिड, एंड उसके बाद आई विल गेट मैरिड विदाउट दहेज। तो दैट वाज वन थिंग व्हाट आई चैलेंज। एंड जितने भी मेरे सिस्टर्स थे सब लोग के हस्बैंड्स ने दहेज लिया, सिर्फ मेरा हस्बैंड दहेज नहीं लिया। So that was one तो record ये what बात Ruxana had. तो ये बात आपने उनसे डायरेक्टली की थी जब वो लोग आए थे, या किस तरीके से Yes, डिस्कशन yes. हुआ था? मेरी बड़ी सिस्टर ने की थी। मेरी सबसे ओके। बड़ी आप सिस्टर ने इसके बारे में की थी। मगर मतलब वाओ, व्हाट मेरे मुंह से बोली नहीं निकलती थी। आई वाज अ वेरी 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 लिटिल, बहुत कम बोलती थी मैं। जितना वो टाइम पर नहीं बोला, अभी बहुत बोलती हूँ। जी मैम। क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन में लाइक कोई भी लड़की होती है या फिर उसको देखने वाले आते हैं, रिश्ते की बात जो करते हैं लोग, तो उसमें लड़की कहीं ना कहीं पहले ही शाई रहती है कि नहीं, मुझ मैं क्या बोलूं, किस तरीके से लोग जज करेंगे। लेकिन आपका बिल्कुल अलग था कि आपने अपनी कंडीशन भी क्लियर किए, और मतलब शादी को आपने एक्सेप्ट कर लिया। लाइक जैसे आपके बड़ी बहन को देखने आए थे और फिर बोला कि आपसे शादी करनी है, तो ऐसा क्या था जो उनको पसंद आ गया था? नहीं वो हम मेरे में वो ये नहीं था कि शादी ये चीज होती है, शादी के बाद ऐसा होता है। आई मतलब वी वर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। चलो शादी करना है, शादी करना है। बड़ी सिस्टर की शादी हुई, फिर दूसरी सिस्टर की शादी हुई, ऐसे। तब कोई मेरे कंडीशंस पर अगर कर रहा है तो मुझे शादी होकर उसके साथ जाना है, बस इतना ही हम लोग को, इतना ही सिखाया गया था। और ऐसा नहीं बस कि वी इतना ही नेवर पता हैड द था। गट्स टू से नो, ऐसे कुछ नहीं था। मेरे में वो एक ही चीज मैंने पसंद किया कि ओके ही इज मैरिंग मी विदाउट दैट वर्ड दहेज। दहेज। बस जी। दैट वाज तो द अट्रैक्शन। क्योंकि बचपन से वही सुना था कि बिना दहेज के शादी नहीं होगी, तो यस। आपके लिए अगर कुछ मैटर करता था तो कि जो दहेज नहीं लेगा मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। ओके मैम। तो पढ़ाई आपने कहाँ तक करी? एजुकेशन में आपने क्या किया?
नहीं, अगर पढ़ाई का मैं ये करूँ तो दैट विल टेक आई थिंक 3 एपिसोड्स फॉर मी टू एक्सप्लेन। जब जी, मैं सेकंड बिल्कुल। पीयूसी में थी तब शादी हो गई, उसके बाद आई हैड अ ब्रेक। उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई। व्हेन आई डिड माय फाइनल ईयर तब मैं 93 में था। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रही थी, आई वाज प्रेग्नेंट फॉर माय सन। जब मैं सेकंड ईयर कर रही थी, मेरा सेकंड बेबी हाथ में था। तो इस ओके। तरीके से मैंने पढ़ाई की। एंड उसके बच्चों बीच के में जो साथ। मैंने जर्नी बैंगलोर टू मैसूर ट्रैवल कर रही थी, दैट एंड ऑल इज अगेन अ बिग स्टोरी। तब बिकॉज मैंने मैसूर यूनिवर्सिटी से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एंड यहाँ बैंगलोर में साइकोलॉजी नहीं थे, सो दैट वाज द रीजन जी। आई हैड टू ऑप्ट। एंड बैंगलोर टू मैसूर वाज अ लॉन्ग जर्नी। जब मेरा हम्म, बच्चा छोटा था तो मुझे यहाँ छोड़ के तो एवरीडे आई हैड टू ट्रैवल एंड कम बैक। ऐसे ही करके उसके बाद मैंने जो भी रिलेटेड पढ़ाई की, जैसे मैंने सेंट जॉन से पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डायबिटिक्स होप में किया था। देन अगेन इट गॉट एसोसिएटेड विथ माय थिंग। जैसे मैं जी। काम कर रही थी, तो मेरे काम में मैंने देखा मुझे इस चीज को पढ़ाई करना है, इसे मैं आगे हम्म, लेकर जाना है। तो मैं ह्यूमैनिटी एंड सोशल वर्क में भी जब किया था, सोशल वर्क क्या होता है और सोशल वर्क में ह्यूमैनिटी क्या चीज की होती है, उसका रिसर्च हम्म, किया। एक्चुअली उसमें मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स का मैंने इंटरव्यू लिया था। जो मेरा ओके। थीसिस था, जो मेरा जी। रिसर्च टूल था, वो मैंने ज्यादातर जब आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सेंट्रल जेल एज एन हम्म, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो टाइम पर मैंने जब वो क्रिमिनल से बात करने लगी, दैट वाज द इनिशिएटिव कि ना मुझे इसमें कुछ रिसर्च करना है। उसके बाद हम्म, मैंने जब वो ड्रग एडिक्ट्स का जितने भी आपसे वो क्रिमिनल्स मैंने सेंट्रल जेल में मिले थे, एवरीबडी वेर एडिक्ट्स। आई थिंक आउट ऑफ 10 हम्म, 9 वेर एडिक्ट्स। या तो वो अल्कोहल में है, या तो वो कुछ शराब में है, या कोई केमिकल में है। ऐसे से रहते हैं। उसी के कारण मैंने सोचा ओके चलो, ये किस चीज से ऐसे होते हैं करके। दैट इज व्हाई आई हम्म, एंटर्ड इनटू दिस रिहैबिलिटेशन, ड्रग एडिक्ट्स एंड अल्कोहलिक्स। जब मैं वहां पर काम करने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने हमें कितना कुछ देकर है, एंड वी आर सो अनग्रेटफुल टू ऑलमाइटी। एंड ऐसे जी। ही करके देन जितना भी मेरे में अच्छाई थी, या जो कुछ भी मैंने सीखा था, मैंने ये ड्रग एडिक्ट्स एंड अल्कोहलिक्स के बीच में जब मैं इनको बांटने लगी, द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हाट यू हैव, शायद कोई भी हम्म, ऐसे एक फील्ड में इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जितना एक ड्रग एडिक्ट या अल्कोहलिक या केमिकल सब्सटेंस अब्यूजर्स में जब जाकर उसमें अगर बदलाव आता है, अगर वो जी। बच्चा जो रोड पर सो रहा था, अगर वो स्कूल जा रहा है, उसको देखकर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, इट इज आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। सो बिल्कुल। इसी तरीके से मेरी पढ़ाई ज्यादातर मेरे काम के जो जो काम मैं कर रही थी, उसी का कनेक्शन में मैंने पढ़ाई की। हम्म, ओके। तो जब आपने पीएचडी किया, आपने बताया कि आपने क्रिमिनल्स के ऊपर आपने रिसर्च किया, कितने लोगों से आपने बात करी और किस तरीके से आपने इस उस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, काफी नहीं, इंटरेस्टिंग है आई थिंक। मैंने जब मैं सेंट्रल जेल में थी वहां 1800 लोग थे। तो हम्म, मैंने वेरी सीरियस क्रिमिनल्स जो मर्डर किए थे, जो हम्म, बड़े बड़े डकैत्स किए थे, इन लोगों के साथ मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन हुआ। मतलब जब भी मैं जी। वहां मॉर्निंग में मैं सेंट्रल जेल के अंदर जाती हूँ, तो आई यूज टू टेक देम सम चॉकलेट्स, सम फ्रूट्स, और उनको पूछती हूँ क्या चाहिए करके। ये सब लेकर जाके लाइक इट वाज अ काइंड ऑफ गिव एंड टेक पॉलिसी। तो मैं हम्म, बोलती हूँ चलो यहाँ कैसे शुरू किया, तो आई रिमेम्बर वेरी वेल आई स्पोक टू सम 116 to 17 सच क्रिमिनल्स। ऐसे तो जी। 1800 लोग से भी मैं बात करके हूँ, बट जो ये 116 जो लोग हैं उनके एकदम डेप्थ में मैंने गई। व्हाई हम्म, एग्जैक्टली दे बिकेम क्रिमिनल्स, व्हाट वाज द फर्स्ट, पहला वो मर्डर क्यों किया, फिर सेकंड मर्डर कैसे हुआ, फिर थर्ड कैसे कर दे, फिर व्हाई इट वाज, ऐसे करते करते ना तो वेरी क्लोजली आई स्पोक टू 116 117 ऑफ देम। एक जो हम्म, था वो एक्चुअली इंडिया इंडिया वाला नहीं था, वो श्रीलंका का था। सो हम्म, उसके ये इसमें ना, सो आई बिकेम वेरी वेरी क्लोज टू दीज 117 पीपल।
तो क्या वो आपने नोटिस किया अपनी रिसर्च के दौरान कि जो एक नॉर्मल इंसान को क्रिमिनल बना देता है, या फिर क्रिमिनल माइंड्स पैदा होते हैं या फिर सोसाइटी उनको बना देती है, कल्चर या फिर आसपास की चीजें? तो अपने रिसर्च के दौरान आपको इस बारे में कुछ लगा कि हाँ, क्या चीज होती है वो जिससे कि क्रिमिनल माइंड्स बन जाते हैं? यस, अ वेरी रेलेवेंट एंड अ वैलिड क्वेश्चन। एक्चुअली जो भी क्रिमिनल या ड्रग एडिक्ट या अल्कोहलिक होता है, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत एक्सट्रीम। वो जितने भेड़िए जैसे दिखते हैं ना, वो शेर जैसे दिखते हैं, वो इतने शेर जैसे नहीं है। वो अंदर से एकदम है ना भीगी बिल्ली जैसे होते हैं। दे आर इमोशनल बैलेंस, उनमें जो इमोशनल बैलेंस होता है वो जीरो होता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस। वो ऐसे क्राइम्स कर बैठते हैं। अगर जब वो नहीं कर सकते तो दे गेट इनटू सम काइंड ऑफ ड्रग्स की वो अपने आप को भूल जाए। मतलब उस मैंने डर एक को गलत किया, ओवरकम मेरे दिल करने को के लिए। मालूम है मैंने गलत हम्म, किया है, तो मैं क्या हम्म, करती हूँ, अगर मैं शराब पी लेती हूँ या कोई ड्रग ले लेती हूँ, वो मोमेंटम मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या काम किया। सो इमोशनली हम्म। दे आर इनबैलेंस्ड। तो अपने डर को ओवरकम करने के लिए वो लोग नशे का सहारा यस, ले लेते हैं। यस। जी मैम। तो 28 साल से आप रिहैब में काम कर रहे हैं, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखो, एनी कोई भी औरत ये काम कर ही नहीं सकती है। मतलब इतने आदमियों के बीच में जाके कभी हम्म, कोई एकदम बगैर कपड़े के रहता है, मतलब उसके आंख पर अगर कपड़ा है या नहीं, उसको उसका उसका रियलाइजेशन नहीं रहता है। तो उसको जाकर कपड़ा कपड़ा पहनाओ, उसको जाकर ट्रीट करो, उसको जाकर फर्स्ट एड करो, या उसको जाकर नहा लो। ऐसे करने का आई डोंट थिंक सो मेनी ऑफ द women विल कम फॉरवर्ड, स्पेशली फ्रॉम एन मुस्लिम कम्युनिटी, नोबडी। बट आई बिल्कुल डोंट नो, बिल्कुल। जो करेज मुझ में था, और जो जो मैंने देखा था कि यस आई हैव टू डू इट, बचपन से ही मेरे में एक ये थी कि जो काम दूसरे कर रहे हैं मैं वो नहीं करूंगी, जो दूसरे नहीं कर रहे मैं वो काम करूंगी। मे बी वो जी। दैट वाज द जील। प्राउड फील करके बोलती हूँ कि आई एम द फर्स्ट सच मुस्लिम वुमेन टू डू इट। भले ही मुझे समाज क्या बोल रहा है या कौन क्या बोल रहा है, आई एम नॉट वरीड। मेरा मन, मेरा इनर हार्ट, इनर इनर कॉन्सेंस जो है वो क्या बोल रहा है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। बिकॉज मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ, बट मैं अपने आप को आंसरेबल हूँ। सो ये सोच के मैंने बोला चलो दिस इज एन चैलेंजिंग फील्ड, आई टेक इट एज ए चैलेंज। क्यों, बचपन से मुझे वो था कि जो सब लोग कर रहे हैं मैं वो नहीं करूंगी, जो कोई नहीं कर जी। रहा है मैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके बताऊंगी। जी। सो दैट इज आई गॉट इनटू रिहैब। ओके, तो जब रिहैब सेंटर में काम करना शुरू किया तो फैमिली वालों का रिएक्शन क्या था? ये तो सोसाइटी में आई थिंक सब बात करते हैं, लेकिन इन लॉज का और आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था कि ये इस तरीके का काम करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरा जो छोटा भाई है, ही वॉज ऑलवेज माई इंस्पिरेशन, माई मोटिवेशन फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो वो हर हर टाइम वो मुझे सपोर्ट करता था। जब इनिशियली मैं दूसरे रिहैब्स पर जा रही थी, ग्राउंड एक्सपीरियंस के लिए, वो मेरे साथ आता था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके हस्बैंड को समझ आ गया कि ये पर्टिकुलर सर्विस एक मुस्लिम कम्युनिटी में क्यों जरूरी है। सो लेटर ऑन इवन दे अंडरस्टूड। उसके बाद मेरा काम मैंने इतना पब्लिसिटी नहीं किया कि जहां पर मेरा फैमिली मेंबर जो भी होता है, इट वाज एन इन हाउस प्रोग्राम। तो आई नेवर हैड दैट, वो मुझे शो ऑफ करना है, चार लोग को सामने बिठाकर मैं उनको फोटो खींच के मैं कहीं एक पेपर में डालूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। सो एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। नॉट मेनी पीपल, बहुत सारे लोग को ये भी नहीं मालूम कि रिहैब के अंदर क्या होता है करके। सो ऐसे जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सिर्फ अपने आप को मालूम करवा। जो आप राइट हैंड से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड को पता मत चल। जो लेफ्ट हैंड से दे रहे हो तो राइट हैंड को। सो माय सर्विस वाज समथिंग लाइक दैट, एंड नॉट रियली। जब ऑन अ लार्ज स्केल दे अंडरस्टूड, बाय द टाइम दे एक्सेप्टेड मी, ओके चलो ये जो कर रही है वो कुछ और काम कर रही है करके। सो नॉट, जी। आई नेवर हैड बिग प्रॉब्लम्स लाइक दैट। ओके, आप नेशनली और इंटरनेशनली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, अपने बाहर के देशों में भी अरेंज किए हैं, जैसे यूरोप, सिंगापुर और इंडिया के 12 स्टेट्स में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो किस तरीके के आप ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, उसके बारे में कुछ बताइए ना।
हाँ, सोनिका, जब भी मैं कोई भी एक प्रोग्राम कर रहे थे, स्पेशली मैंने ये प्रोग्राम पुलिस डिपार्टमेंट से स्टार्ट की थी, बिकॉज हम्म। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी अगर एक पुलिस वाला एक पुलिस स्टेशन में एक ड्रग एडिक्ट या अल्कोहलिक को लेकर आते, तो उसको क्या करते, मार पीट के उसको और खराब करके भेज देते। सो जब हम्म। जीजा हरी सिंह वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो जब मैंने उनसे डिस्कस किया इस बारे में, तो शी ओपनली एग्रीड, या दिस इज ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, पहले हम लोग हमारे डिपार्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो एवरी हम्म। टाइम जहां भी मैं जाती हूँ, तब कोई मुझे इंट्रोड्यूस करता है, ये शी सो एंड सो करके, एंड आई कुड सी कि 10 लोग में एटलीस्ट 4 लोग मुझे प्राइवेटली बात करना चाहिए कि हमारे भी घर में ऐसा एक केस है, बट प्लीज डोंट टेल एनीबडी। मतलब हम्म। स्पेशली इंडिया में मैंने जो देखा है कि दिस इज एन सोशल स्टिग्मा। मेरा हम्म। अगर घर में कोई भी परिवार में कोई भी एक लड़का या लड़की ऐसे अल्कोहल या कोई भी एडिक्ट हो, तो मैं सबको ये नहीं बोलूंगी कि हाँ मेरा परिवार का एक सदस्य ऐसा है कर कर, मैं वो नहीं बोलूंगी। बट इतना ये हम्म। करूंगी कि ऐसे प्रॉब्लम है, कैसे किया जाए। मतलब सोशल सोशल फील्ड, सोशल लाइन पर इतना डिनायल है कि मैं भले ही मर जाऊं, वो जो हम्म। भी एडिक्ट है भले ही वो ही मर जाने दो, बट मैं सोशली एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है करके। बट वेन दे हम्म। फाउंड मी सो कॉन्फिडेंट, एंड जो मैंने प्रीवियस केसेस करके हूँ वो सक्सेसफुल देके, तो है ना, वो बैक दी कैमरा बुलाकर मेरे घर में ऐसे बट किसी को मालूम नहीं होना चाहिए करके। हाँ सर, चलो उसमें हम्म। मुझे क्या होने का, आई एम ओनली वरीड अबाउट द पेशेंट, एंड आई एम ओनली वरीड अबाउट हिज लाइफ। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दोस थिंग्स, तो मैंने देखा कि टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज इन इंडिया, द हम्म। काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैड, तो दैट जी। वाज द टाइम व्हेन आई सेड ओके, अभी वेयर इज दिस, ये पोटेंशियल कहाँ पैदा हो रहा है। देखो, वन हम्म। थिंग व्हाट वी हैव टू एड्रेस, ये पॉइंट मैं इस माध्यम से, जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे थे, ये ये समझ लो कि कोई भी शराबी हो या ड्रग एडिक्ट हो, एनी एडिक्ट, वो 20 साल के बाद पैदा नहीं होता है। वो जब हम्म। 2 साल का रहता है तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल एडिक्ट है। तो जब वो दो 6 साल साल का की रहता एज है, में कैसे बता सकते हैं मैम? यस यस, तो जब ये 6 साल का रहता है, जब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है, जब ये फोर्थ स्टैंडर्ड में आता है, जब ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में आता है, तभी मैंने हम्म। टारगेट किया टीचर्स को। अगर हम्म। टीचर्स समझ ले और पहचान ले, ये बच्चा हम्म। पोटेंशियल एडिक्ट बन सकता है अगर से इसकी एनर्जी चैनलाइज हम्म। कर दे, और उसको टनल अप करने से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति बनेगा। अगर इसको हम्म। ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दे, तो ये नटोरियस बनेगा। So that is हम्म। why I started training the teacher how to identify a child at the bench हम्म। level. So ये मेरा ओके। प्रोग्राम का थीम है, how to हम्म। identify the child at bench level. हम्म। तब मैं टीचर को ये सिखाती हूँ कि एक बच्चा का, उसका बैठने का पोजीशन, उसका बोलने का पोजीशन, वो कैसे नॉटी रहता है, कैसे स्टबन रहता है, उसका बॉडी कैसे स्क्वीज करेगा, लड़की हो या लड़का, तो वो कैसे हम्म। दूसरी लड़की या लड़के को कैसे लगेगा या कैसे दूर रहेगा। सो वी गिव ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द टीचर टू आइडेंटिफाई। जब वो आइडेंटिफाई करती है, तो व्हाट इज द सेकेंड स्टेज, वी ट्रेन दोस टीचर्स इसमें। इसी कारण पहले हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट को टारगेट किया, सेकेंड हम लोग टीचर्स को टारगेट किया। दैट इज द रीजन, जितना भी मैं ट्रैवल करके हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई वर्क, एंड आई वॉज जी। द यूनिक ट्रेनर फॉर दिस फील्ड। जी। और आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट दिस थिंग कि आप जो ये चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम करते हो, जो टीचर्स को ट्रेन करते हो, तो कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आई थिंक अगर आप इस माध्यम से बताएं जो लोग अवेयर हो सकें कि कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बच्चों में आप पता कर सकते हो नॉर्मली, जो उनको ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ ये बच्चा आने वाले दिनों में एडिक्ट बन सकता है, अगर आप हाँ, शेयर करें तो मैं। मैं सिर्फ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी। इट मे बी इवन फॉर द पेरेंट्स को भी हो सकते हैं, बिकॉज हर एक जो टीचर है वो पहले पेरेंट है, उसके बाद वो बिल्कुल। टीचर बनती है। तो हम्म। जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर से आपका बच्चा एक फोर्थ स्टैंडर्ड में है, तो हम्म। उसका एनर्जी लेवल जो है, द एनर्जी लेवल विल बी टू हाई।
हम्म, वॉट एवर एक मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड मतलब 10 से 11 साल का, 10 से 11 हम्म, साल का जो एक बच्चा काम करता है नॉर्मली, ये बच्चा जो एडिक्ट पोटेंशियल एडिक्ट है, वो क्या करता है, जो 15 साल का बच्चा काम करता है, ये 12 साल का बच्चा वो काम करेगा। मतलब हम्म, बायोलॉजिकली ही इज 11 years, बट साइकोलॉजिकली ही इज 15 years। उसका ओके। एनर्जी लेवल इतना हाई रहता है, उसका क्वेश्चंस इतने हाई रहते हैं, एंड वेरी हम्म, फास्ट ही गेट्स अट्रैक्टेड टू एनीथिंग बिगर देन हिम। सो दैट इज वन थिंग। हम्म, सेकेंड हम्म, थिंग, अगर आपका बच्चा 15 साल 16 साल या 17 साल का है, तो द हम्म, अमाउंट ऑफ टाइम ही स्पेंड्स इन द टॉयलेट एंड हिज ओके। स्लीपिंग स्टाइल, ओके। हम्म, जब अगर ये 15 16 17 साल का बच्चा अगर ज्यादा टाइम अगर वो टॉयलेट में स्पेंड कर रहा है, पेरेंट्स शुड टेक अ हम्म, प्रिकॉशन। अगर से वो abnormal स्लीप कर रहा है, so that हम्म, again the parents should take the precaution. And if anybody has much more than that, I can't give you, just ऐसे ही vague answers मैं फेंक नहीं सकती हूँ। अगर somebody हम्म, calls me up and asks what it is, उसका दूसरे questioners लेके I can tell them or I can guide them how they can go forward. So these are the two things, especially बच्चा जब फोर्थ स्टैंडर्ड में 10 साल से 11 साल की उम्र का, और 15 साल, these are the two dangerous ages, 10 से 11 और 15 से 17। So these two ages are very important. कि मैं एज अ काउंसलर आप उन पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर इस तरीके का कोई सिनारियो उनके सामने होता है, बच्चा अगर इस तरीके की हरकतें उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? First of all, अगर both the parents are working, हम्म, both the parents are working, आपका वर्किंग आवर्स आप देख लो। जब बच्चा हम्म, स्कूल में रहता है तो आप काम कर लो, जब बच्चा घर पर हम्म, आ जाता है तो आप वो बच्चे के साथ रहना है। लोनलीनेस हम्म, इज द फर्स्ट एडिक्शन। ऐसा नहीं कि हम्म, बच्चा आज एक दोस्त ने उसको सिगरेट दिया और उसने सिगरेट स्मोक कर दिया, नेक्स्ट डे एडिक्ट बन गया, ऐसे नहीं हो सकता है। वो हम्म, क्यूरियस एज में सब लोग है ना। अगर कोई मुझे पूछे तो बचपन में क्या आप कभी सिगरेट ट्राई किया, तो 100% यस, मैंने हम्म, डेफिनेटली किया है। मेरे भाई ने ही मुझे हम्म, दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि हम्म, मैंने एडिक्ट बन गई, ऐसे ही नहीं। हम्म, वो क्यूरियस एज है, ऐसे क्यूरियस हो सकते हैं ना, वी ट्राई एवरीथिंग। बट हम्म, इफ द रिपीटेशन इज मोर एंड मोर एंड मोर, अगर पेरेंट वहां पर प्रेजेंट नहीं है, आप जो भी हम्म, काम कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हो, आप बिल्कुल। इतना सारा काम कर दोगे कि आपका बच्चा ही नहीं रहेगा। आप जो भी आपके बच्चे के लिए किए, आपका बच्चा ही नहीं रहेगा। So the best and the only thing what I will advise parents, be with your child. आप अपने बच्चे के साथ रहिए। जब आप हम्म, अपने बच्चे के साथ रहना सीख लो, तो अपना बच्चा वो दूसरा चीज करने के लिए भी ना डरता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा फ्लैट है, 3 बेडरूम है, पूरे चीज लग्जरियस आइटम्स वट एवर नेसेसरी सब चीज है, और वो अकेला है, तो क्या हम्म, करेगा? दैट इज द हम्म, फर्स्ट थिंग। अभी हम लोग अभी सिर्फ ड्रग्स एंड इसकी बात कर रहे हैं। अगर इफ आई टर्न अप माई पेज टू साइबर क्राइम, देयर इज नो हम्म, एंड फॉर इट। अभी जो मैं जी, रिसर्च कर रही हूँ, वो मैं साइबर क्राइम के ताल्लुकात से कर रही हूँ। ओके। सो वी विल हैव अनदर इंटरव्यू ओनली फॉर साइबर क्राइम। कैसे कैसे केसेस मैंने डील किया है। जी, जो 14 इयर्स का है, एंड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 14 डेज उसने नियरली 17 लाख उड़ाया है। Because the boy had the ATM ओके। card, the boy had the account number, and he was हम्म, playing some game, online game, and online game में हम्म, उसने ज्यादा पैसे नहीं गवाया, बिकॉज वो जो भी वेपन्स खरीद रहा था वो तो सिर्फ 1600 और 1700, इन बिटवीन जो लड़के लोग उसके साथ खेल रहे थे, तो वो 1 लाख का बेटिंग किया था, तो वो लोग 2 लाख का बेटिंग किया था। बेटिंग में कैसे हम्म, पैसे जा रहे हैं। सो डिजिटल वर्ल्ड इज अ डिफरेंट थिंग एंड साइबर क्राइम इज, ये एडिक्शन दूसरा ही है। अभी अभी हम्म, का जो मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिक्स का बात कर रहे हो। अगर साइबर है, इट इज अ ड्राई एडिक्शन विच इज मोर वर्स देन दी वेट एडिक्शन। बिल्कुल। वो एक अलग पार्ट है, आई थिंक काफी बड़ा टॉपिक है, तो यस एक यस। साथ कवर नहीं कर सकते हैं, तो आज ड्रग और अल्कोहल पे ही बात करते हैं। जी मैम, तो आपने जैसे इंडिया में ट्रेनिंग्स प्रोग्राम रखे, टीचर्स को आपने ट्रेन किया,
और बाहर के देशों में जब आपने यूरोप और सिंगापुर जैसी जगह पे आपने ट्रेनिंग दी, तो क्या एक डिफरेंस लगा इंडिया के लोगों के बिहेवियर में और बाहर के बिहेवियर में, बाहर के लोगों के बाहर के लोग बिहेवियर? के बिहेवियर में दे आर वेरी सिंपल एंड एक्सेप्टेबल। हाँ, मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है और मुझे हेल्प चाहिए। इंडिया के हम्म। लोग जब तक वो ब्रेक होते हैं, जब तक वो रैपो बनता है, बच्चा 70% खराब हो जाता है। जब वो हम्म। पूरा 70% तक वो खराब हो जाता है, उसके बाद पेरेंट्स आते हैं, नहीं मैम आपने जो कुछ भी उस टाइम पर बोला था अभी हम लोग वो देख रहे हैं। हाँ मैडम, ये बहुत लंबा टाइम हो गया है और मुझे भी इतना तो टाइम नहीं है कि मैं आई कैन प्रॉमिस कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा। वी डोंट प्रॉमिस हम्म। बिकॉज हम्म। एडिक्शन हैज नो क्योर। बट बिल्कुल। बाहर के देश में ये होता है, सोशली दे एक्सेप्ट इट। यस, मेरे बच्चे हम्म। को रिहैब की जरूरत है, मेरे बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है। अगर यहाँ के पेरेंट्स को बोल दो कि आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, काउंसलर के पास, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट वो क्यों, मेरा बच्चा पागल नहीं है। इतना लंबे 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 हम्म। लंबे बात। तो कहीं पर हम्म। जाकर ना, टू से दैट आई एम अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो, साइकोलॉजिस्ट, ऐसे दैट्स द एक्सेप्टेंस व्हाट दे हैव। एक्सेप्टेंस नहीं है, डिनायल इज बिल्कुल। बिगर देन द डिसीज। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि साइकोलॉजिस्ट को अभी भी लोग मानते हैं कि लाइक हम अपने बच्चे को लेके जाएंगे तो हमारा बच्चा पागल थोड़ी ना है। लोग ये सोचेंगे कि इनका बच्चा पागल हो गया है, यस, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है सही से, इसलिए ये लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे यस। हैं। तो ये काफी सारे मिथ्स हैं, बिल्कुल। ओके मैम, तो अभी तक आपने जो काम किया है एडिक्ट्स और ड्रगिस्ट के साथ, तो अब तक का सबसे चैलेंजिंग केस क्या रहा आपके लिए, या फिर सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है जब आप इस तरीके के केसेस को डील करते हैं? एवरी केस इज अ चैलेंज, एवरी केस इज अ चैलेंज, बट सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक मर्डरस जो टाइगर वाला बिहेवियर रखता है, हम्म। एंड ही कम्स टू यू लाइक इन स्मॉल रेट, व्हेन आई जस्ट कॉल फैजल, यस हम्म। मैम। तो जब मैं ना, जी। व्हाट टू टेल, वो एक खुशी इतनी ज्यादा मैं ये होती है, नॉट दैट ऐसे बड़े राउडी को मैंने ये किया कर कर, एक इस बात की नहीं, जो इसमें वो बचपना था, वो हम्म। अगर मैं बाहर निकाल सकती हूँ, जो हम्म। कोई भी एक मेडिकल फील्ड रहने दो, कोई एक डॉक्टर रहने दो, चाहे मेंटल हॉस्पिटल्स रहने दो, या कोई पुलिस वाला इतना मार के भी जो चीज नहीं कर सका, व्हेन आई हम्म। वाज एबल टू डू इट, सबसे बड़ा मुझे प्राउड मोमेंट फील हुआ। जी। ओके, तो आप इतना कुछ करते हैं, अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं, रिहैब देखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, ये जानना बहुत जरूरी है। Yes. Actually, all the credit goes to my family, especially my daughter, जो she manages my absence. एंड जी। मेरी जो मम्मी की फैमिली भी है, वो मेरी एक दीदी है, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं बोलती हूँ दीदी अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो शी कम एंड स्टेज विथ माय फैमिली। एंड हम्म। ससुराल में जॉइंट फैमिली है, सो आई नेवर हैड दैट बिग प्रॉब्लम। एंड ओवरऑल माय हस्बैंड इज अ वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग पर्सन। एंड सबसे बड़ी हम्म। बात, मेरे बच्चों, they have agreed that our mother is not biological mother for three, but she's a global mother. So because जी। सब लोग है ना, because of that understanding within the family and accepting हम्म। me coming late at night, 3 o'clock, 2 o'clock, कोई मुझे फोन करता है 11 बजे रात को, मैं उठकर जाती हूँ। तो हम्म। I say that family plays a major role, whatever it बिल्कुल। is. It's not that I don't fight with my family and all, I'm a big fighter cock, but at हम्म। times when I need them, they all get netted. बिल्कुल। That is how I manage the time. वेरी ब्यूटीफुल यू मैनेज एक्चुअली। ओके मैम, तो जैसे अभी तक की आपकी जर्नी में काफी सारे चैलेंजेस रहे हैं, तो क्या कोई कुछ ख्वाहिशें ऐसी हैं जिनका सपना आपने देखा था कि मैं ये करूंगी बड़े होके, लाइक जब हम लोग बचपन में सोचते हैं कि बड़े होंगी तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, तो क्या कुछ ख्वाहिशें ऐसी आपके भी अधूरी हैं जो आप करना चाहते हो आने वाले दिनों में, कि नहीं यार ये रह गया है, ये जरूर मुझे करना है? This is a very emotional question. बिल्कुल। Yes, मेरी एक ऐसी ख्वाहिश है कि
आई ऑलवेज वॉन्टेड माई मदर, मेरे बाल में वो तेल डाले या मैं मेरा सर उसकी गोद में रखकर सोऊं। मे बी वो एक ऐसी ख्वाहिश है जो मैं पैसे से या मेरे अपने आप से या इन्फ्लुएंस से, किसी चीज से अगर मैं नहीं खरीद सकूंगी तो मे बी दैट्स द वन थिंग। माय मदर इज स्टिल अलाइव, बट वो अभी बेड रिडन है। बस ये एक चीज का मुझे दैट इनकम्प्लीट। इसीलिए जब भी जिसको भी मेरे हाथों की जरूरत है या मेरे गोद की जरूरत है या मेरे प्यार की जरूरत है, अनकंडीशनली आई गिव दैट। व्हाट आई हैव नॉट गॉट, आई ट्राई टू गिव दैट। आई होप एंड आई विश, मतलब मैं अपने दिल से ये कामना करूंगी कि आपकी इतनी स्वीट सी जो ये इतनी प्यारी सी ख्वाहिश बची है, भगवान आपकी मम्मी को लंबी एज दें और वो ठीक हो जाएं जल्दी से और आपकी एक ख्वाहिश Yes, जल्दी that's the से only पूरी हो। prayer. जी मैम, आपकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग है, आप खुद इतने इंस्पायरिंग हो। हु इज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? My mother. योर मदर। My mother. My mother was an uneducated lady who managed my dad's entire business and managed such a big family. And she has been, I have always seen her giving. I have not seen her, किसी के पास सबसे बड़ी बेटी थी वो, तो she had taken care of the family in a way. She lost her father in a very young age. तो ऐसे देखकर है ना, my mother is my inspiration overall. एंड अगर बनने से ऐसे इतनी ही देखने हिम्मत आई है जाऊंगी जी। तो यस, फर्स्ट इंस्पिरेशन वर्ल्डली अगर देखने जाऊं तो इट इज अवर एक्स बिलावड प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी एंड ओके। द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। सो उनको आई फॉलो फॉलो। करते हैं आप? यस। ओके, तो उनमें क्या अच्छा लगता है किरण बेदी जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी? काफी हर बोल्ड नामी डिसीजंस। पर्सनालिटीज हैं, लेकिन आपको उनमें क्या किरण पसंद है? बेदी बोल्ड डिसीजंस। एंड जब बोल्ड वो तिहाड़ डिसीजन। जेल में वो चेंजेस की थी, those changes, and Indira Gandhi's her firm decisions. Yes means yes. There is no second no. और Then वही her सब कुछ voice. आपने भी अडेप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं, जिनको आप फॉलो करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल मैम। ओके मैम, तो काफी सारा चैलेंजिंग रही है लाइफ और बहुत ही पॉजिटिवली आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है। इवन लाइफ जीने का सही तरीका अगर किसी को सीखना है तो आपसे सीखे कि लाइफ में निगेटिविटीज काफी होती हैं आपके चारों तरफ, सोशली, आपकी फैमिली में भी लोग आपको कभी भी जब आप किसी काम की शुरुआत करते हो तो फैमिली वाले सबसे पहले बोलते हैं नहीं ये गलत है। बाहर वाले आई थिंक बाद में बोलते हैं, लेकिन हर एक चीज को आपने इतना पॉजिटिवली डील करते हुए आज आप यहाँ तक हो। मैं ये बोलूंगी कि व्हाट अ स्ट्रॉन्ग हेडेड यू आर, और फर्म डिसीजंस की जो बात आपने करी और इंस्पायरिंग लोगों की बात आपने जो करी, वो सारी चीजें, वो सारी टेंडेंसीज आपकी पर्सनैलिटी में मौजूद हैं। और हाँ, एज ए मोमडन मैं बोलूंगी कि काफी सारे रेस्ट्रिक्शन डबल्स हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू है या फिर और बाकी के कम्युनिटीज जो हैं उनमें इतना नहीं है, उनमें फिर भी लेडीज को इतना है कि नहीं, पढ़ाई के लिए आप हॉस्टल जा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन आप जहां से निकल कर आए हो वहां से निकलना और इस लेवल पे फाइट करना, तो मैं आपको हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज की तरफ से कि आप जैसी स्ट्रॉन्ग महिला ने आज इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। काफी सारे लोग इंस्पायर होंगे मैम। ओके, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? The only message what I can give, I'm emotionally stuck. मेरा मैसेज यही होएगा कि हर जो औरत है या मर्द हो, जो कुछ भी आगे वाला बोल रहा है इस पर आप बिलीव मत करो। जो आपका दिल बोल रहा है और जो आपका दिमाग मान रहा है, बस इन दोनों को आप अलाइन करो और जस्ट देखो कि आगे तुम अपने आप को क्या देख रहे हो।
जो पीछे बोल रहे हैं आप वो देख रहे हो, या आगे जो खुद का नजरिया रखो। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, व्हाट अदर्स आर टेलिंग। हाँ, जो भी है, मेरे ससुर ने एक एक वर्ड बोला था मुझे कि अगर दो पेड़ है और एक पेड़ पर फल लगे हुए हैं और एक पेड़ ऐसे ही बंजर है, किस पेड़ पर ज्यादा खतरे मारेंगे? नेचुरली जो जो पेड़ पर फल होंगे, वो फल गिराने के लिए वही पेड़ पर ज्यादातर स्टोन लगेगा। तो ऐसे ही है, अगर आप में कुछ है तो आदमी जो भी हो, इंसान की फितरत तो होती है कि जो अगर कुछ भी देखते हैं तो उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। वो पत्थर एक एक लेकर स्ट्रॉन्ग सा पिलर बना लो बस। Look into yourself and be yourself. This is my message to every man and every woman. बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है मैम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत हिम्मत है आप में। आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो इसी के साथ आज रुखसाना जी से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। Thank you, Sonika. Thank you so much.